हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप सीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हैं और कैसे एक जावा प्रोग्राम को रन किया जाता है। बिल्कुल बेसिक हम लोग सीखेंगे किस तरह से एक नॉर्मल सिंपल जावा प्रोग्राम आप टाइप करके उसको कैसे रन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, जिनको नहीं पता है कि जावा प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। इस वीडियो में ये क्लियरली आपको समझाया जाएगा किस तरह से आप जावा प्रोग्राम बना सकते हैं और उस प्रोग्राम को किस तरह से अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक जावा प्रोग्राम का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट है, उसके नीचे है इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके नीचे है इंटरफेस डेफिनेशंस, उसके नीचे है क्लास डेफिनेशंस, उसके नीचे है मेन क्लास डेफिनेशन और मेन क्लास डेफिनेशन के अंदर में है मेन मेथड डेफिनेशन। यहाँ पे सबसे ऊपर जो पैकेज स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से, जैसे इसके साइड में लिखा हुआ है पैकेज माई पैक। ठीक है, ये माई पैक एक पैकेज का नाम मैंने दे रखा है। ये यूजर डिफाइंड है, ये हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं जिस पैकेज के अंदर हम अपना ये क्लास को डिफाइन करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को रखना चाहते हैं। ठीक है, पैकेज का कंसेप्ट क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये पैकेज स्टेटमेंट सबसे ऊपर रखा जाता है प्रोग्राम में, और ये ऑप्शनल होता है। अगर आप किसी पैकेज के अंदर में नहीं डिफाइन कर रहे हैं अपना प्रोग्राम को, तो आप इसको पैकेज स्टेटमेंट को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके नीचे आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है ये भी ऑप्शनल होता है। अगर कोई भी प्री डिफाइंड पैकेजेस जो जावा में बने हुए हैं या कोई भी अपना यूजर डिफाइंड पैकेज है उसको आप अपना प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस पैकेज का क्लासेस को, तो फिर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कुछ भी इंपोर्ट कोई भी क्लासेस को, तो फिर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद आ जाता है इंटरफेस डेफिनेशन। वहां पे जावा में जो भी इंटरफेसेस आप बनाते हैं, यूजर डिफाइंड इंटरफेस, इंटरफेस भी एक अलग कंसेप्ट है, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो अगर कोई इंटरफेस आपको बनाना है तो यहाँ पे इंटरफेस डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लास डेफिनेशंस। आप जो जो क्लास अपना इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे क्लास डेफिनेशंस में डिफाइन करते हैं डिफरेंट क्लासेस। ये पार्ट भी ऑप्शनल है। अगर आप मेनी क्लासेस या बहुत सारा क्लास अपना नहीं बना रहे हैं, आप एक ही क्लास बनाते हैं, तो एक क्लास कम से कम आपको जावा प्रोग्राम में होना ही चाहिए। सबसे छोटा प्रोग्राम भी अगर आप बनाएंगे जावा में, तो उसमें भी एक क्लास बनाना ही पड़ेगा। और जो सबसे मेन एक क्लास होता है वो होता है मेन क्लास। ठीक है, तो ये मेन क्लास जो है उस क्लास को बोलते हैं जिसके अंदर मेन मेथड होता है। ठीक है, तो ये मेन मेथड क्या है, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये एक मेथड या फंक्शन हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। तो इसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स रखते हैं। ठीक है, और जब भी कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो सबसे पहले ये मेन मेथड या मेन फंक्शन कॉल होता है, और इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट्स है ये रन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना मेन क्लास का हम लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा चीज यहाँ पे ऑप्शनल है, जब जरूरत होगा हम अपना प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, पैकेज, इंटरफेस, क्लासेस। लेकिन जो मेन क्लास है वो आपको रखना ही होगा अपने प्रोग्राम में, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, अब बाकी इसमें मेन के अंदर में ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें मेन जो है ये इस मेथड का नाम है। वॉइड इसका मेथड का रिटर्न टाइप होता है। जो भी मेथड या फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसका एक रिटर्न टाइप होता है, किस तरह का वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है। तो नॉर्मली कोई भी फंक्शन या मेथड जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। और जावा में मेन हमेशा वॉइड होता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। पब्लिक और स्टैटिक ये मॉडिफायर्स है मेन मेथड के लिए। ये इसलिए दिया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप क्लास के अंदर में कुछ डिफाइन करते हैं, तो उसका डिफॉल्ट स्कोप जो होता है वो क्लास के अंदर में ही होता है। आप वहीं पे उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट उस क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं होता है। लेकिन अगर ये मेन को बाहर दूसरा प्रोग्राम कॉल करना चाहेगा, तो तभी कॉल कर सकता है जब उसके पास इसका एक्सेस रहे। तो पब्लिक अगर हम देते हैं तो पब्लिक एक्सेस जो है ये ग्लोबल होता है, ये
दूसरे प्रोग्राम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं, तभी जाके ये रन होगा। और स्टैटिक इसलिए दिया जाता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट आप इस मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम में क्रिएट होता है, और प्रोग्राम रन होने के लिए मेन का रन होना जरूरी है। मेन रन होगा तभी प्रोग्राम रन होगा, और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो मेन क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करना है इसको, क्योंकि इसका कॉल होने से पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता इस क्लास का, तो इसलिए इसको स्टैटिक बनाया जाता है, ताकि विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये मेन को हम कॉल कर सके, या मेन को कोई और प्रोग्राम कॉल कर सके विदाउट ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग द क्लास नेम ओनली। ठीक है। तो इसलिए ये मॉडिफायर्स यूज होता है। और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब भी मेन को हमको कुछ वैल्यू आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा तो वो इस स्ट्रिंग एरे में पास किया जाता है। तो ये लाइन जो है ये कांस्टेंट है, ये कभी भी मेन मेथड डिफाइन करेंगे तो इसी तरह से जावा में लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस। यहाँ पे एआरजीएस को आप चेंज कर सकते हैं, ये एक एरे का नेम है, वेरिएबल नेम, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा चीज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया मेन मेथड। अब ये हो गया एक नॉर्मल जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी जावा प्रोग्राम बनेगा तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनेगा। अब इस प्रोग्राम को कहाँ लिखना है, कैसे उसको रन करना है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अपना सिस्टम में आगे जाते हैं। और आप देखेंगे जावा जब आप यूज करते हैं तो जावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नेट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी वर्जन आप यूज कीजिए। लेकिन जावा में क्या होता है कि ये आपको जावा का टूल्स प्रोवाइड करता है प्रोग्राम बनाने के लिए, उसका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब आपको मिलेगा जावा डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो। बट इसका प्रोग्राम आप कोडिंग किसमें लिखिएगा, इसके लिए डायरेक्टली आपको वो कोई एडिटर प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए आप किसी भी तरह का टेक्स्ट एडिटर में आप जावा का कोडिंग लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, चाहे आप नोटपैड यूज कर लीजिए या अदर एडिटर्स जो भी आता है, एक्लिप्स आता है, नेटबीन्स आईडी आता है, ठीक है, ब्लू जे आता है, और भी बहुत सारे आईडीज और एडिटर्स है जहाँ पे आप जावा का कोड लिख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली नोटपैड जो है इजीली अवेलेबल है, हर विंडोज सिस्टम में आपको मिल जाएगा, तो हम लोग नोटपैड के थ्रू आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। तो नॉर्मली आप लोग नोटपैड सभी यूज करना जानते ही होंगे, जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं थोड़ा भी, तो वो लोग नोटपैड ओपन कर सकते हैं विंडोज सिस्टम में। और उसमें जैसा आप यहाँ पे एक प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे सिंपल प्रोग्राम की एक मैसेज हमको स्क्रीन पर प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड मैसेज। ठीक है, ये मैसेज जो है हेलो वर्ल्ड, ये हमको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। कब प्रिंट करना है, जब मेरा ये प्रोग्राम जावा प्रोग्राम रन होगा तो ये प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अभी तो ये टाइप किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बट जब ये प्रोग्राम को हम कॉल करेंगे, रन करेंगे, तो उस समय ये हेलो वर्ल्ड वो प्रोग्राम हमको स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा। ठीक है। तो अब देखिए ये हम मैंने क्लास बनाया, क्लास सैंपल क्लास। ठीक है, तो ये सैंपल क्लास ये यूजर डिफाइंड नेम है, ये आपको कोई भी नाम से आप बना सकते हैं क्लास, अपना जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है। उसके अंदर में यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड मैंने लिखा है यहाँ पे, और जो भी स्टेटमेंट जो हमको प्रोग्राम से करवाना है वो मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ये जावा का आउटपुट लाइन है। जब भी हमको कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करना होगा, कुछ भी मैसेज देना होगा स्क्रीन में, तो इस लाइन का हम लोग यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और यहाँ पे आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये सारा चीज जो है ये प्री डिफाइंड आपको मिलता है। सिस्टम एक क्लास का नाम है, आउट उसके अंदर का एक मेंबर है उस क्लास का, और प्रिंट एलन आउट का एक मेथड है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ये डॉट ऑपरेटर से मेंबर्स को कॉल किया जाता है। अब प्रिंट एलन के अंदर में आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी वैल्यू देंगे, वो उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोटेशन में हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, हेलो वर्ल्ड। अब इस डबल कोटेशन में आप जो भी लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अब ये कैसे प्रिंट होगा, प्रोग्राम को कैसे रन करना है, तो जावा प्रोग्राम को सबसे पहले आप टाइप करने के बाद, कोई भी एडिटर में जिसमें भी आप टाइप कर रहे हैं, करने के बाद इसको आपको सेव करना होता है। तो फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव होता होता है शॉर्टकट। अब इसको आप जहाँ पे सेव करेंगे आप देख लीजिए कि आपका कौन सा फोल्डर में आप इसको रखना चाहते हैं, विंडोज का किस डायरेक्टरी में। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ ई ड्राइव जावा PRG फोल्डर है मेरा, इसके अंदर में सेव कर रहा हूँ।
तो नॉर्मली आप फाइल का नाम कुछ भी रखते हैं, बट प्रिफरेबल है कि जो आपका मेन क्लास का नेम है उसी नेम से आप उसको फाइल को सेव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल क्लास नाम से इसको सेव कर रहे हैं। अब जावा प्रोग्राम के लिए ये नेसेसरी है कि आप इसका एक एक्सटेंशन जरूर डालें, डॉट जावा। ठीक है, ये डॉट जावा एक्सटेंशन से ये पता करता है कि ये एक जावा फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये एक जावा प्रोग्राम फाइल है। ठीक है, और आगे जो फाइल नेम ये आप कुछ भी रख सकते हैं, बट क्योंकि ये क्लास का नाम सैंपल क्लास मैंने रखा है, तो इसी क्लास नेम से हम लोग फाइल को यहाँ पे बनाते हैं, सैंपल क्लास डॉट जावा। अब इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो जैसे ये सेव हो गया, तो अगर आप जावा पीआरजी डायरेक्टरी जो मेरा फोल्डर है इसको ओपन करके देखेंगे, तो यहाँ पे ये आपको जावा फाइल दिख रहा है, ये क्रिएट हुआ है सैम्पल क्लास डॉट जावा नेम से। ठीक है, तो ये मेरा सोर्स फाइल हो गया। ठीक है, इसको जब भी हम ओपन करेंगे तो ये डिफॉल्ट एडिटर जो भी होगा, आपका नोटपैड है तो नोटपैड पे ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये रन कैसे होगा? तो रन करने के लिए जावा में जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं तो जावा का कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। बट उसको कॉल कहाँ से करना है? तो जावा बोलता है कि ये आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके आपके सिस्टम में जो कमांड इंटरफेस होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, वहां से आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉल करना है? तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखिए, अभी जो लोकेशन दे रहा है ये सी यूजर प्रदीप डायरेक्टरी के अंदर में है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि आप जिस डायरेक्टरी में अपना फाइल को सेव किए, जावा फाइल को, आपको उस डायरेक्टरी पर चल जाना है। ठीक है, तो ये फाइल मेरा ई ड्राइव में जावा पीआरजी डायरेक्टरी के अंदर में सेव है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, ई एंटर, ये चल गया ई ड्राइव में। और यहाँ से सी डी जावा पीआरजी, ये डॉस कमांड्स है जिसका यूज करके आप कमांड प्रॉम्प्ट में एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जावा पीआरजी डायरेक्टरी के अंदर में आ गया। ठीक है, अब नॉर्मली जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो और जावा प्रोग्राम को आप सेव करते हैं, तो ये कहीं भी सेव करेंगे तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो जेडीके फोल्डर के अंदर में, बिन के अंदर में रहता है। ठीक है, तो आप जब जावा इंस्टॉल करते हैं, आप देखिएगा ये आपका सी ड्राइव विंडोज के अंदर में हम चल गए, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जावा बना हुआ है। तो ये मैंने जावा इंस्टॉल करने के बाद ये जावा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, और इसके अंदर में दो फोल्डर दिख रहा है, जेडीके जेआरई। ये मैंने जावा 8 इंस्टॉल किया था, इसलिए यहाँ पे जेडीके 1.8 और जेआरई 1.8 दिख रहा है। तो जैसे हम जेडीके को ओपन करते हैं तो इसके अंदर में एक बिन फोल्डर होता है, और बिन को ओपन करते हैं तो इसके अंदर में ये सारा टूल्स रहता है जो जावा आपको देता है उसका प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये पाथ होता है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा तो ही ये कमांड प्रॉम्प्ट से कॉल होकर वो रन हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये पाथ अपना विंडोज पाथ वेरिएबल में सेट कर लेना होगा, ताकि आप कहीं से भी अपना जावा प्रोग्राम अपना सिस्टम में कॉल करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, आपका जो माई कंप्यूटर है या दिस पीसी है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसका प्रॉपर्टीज में जाइएगा, और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑप्शन मिलेगा। इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में सिस्टम वेरिएबल्स रहता है, जहाँ पे आपका ये पाथ वेरिएबल बना होता है, जिसमें नॉर्मली एवरी प्रोग्राम जो आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, उसका जो डिफॉल्ट पाथ जहाँ से वो रन होता है, वो पाथ यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। तो ये जावा के केस में आपको ऐड करना पड़ता है पाथ को, यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे आपको ये पाथ ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये पाथ कहाँ से ऐड होगा? ये पाथ आप देखिए यहाँ पे, जब हम लोग सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके और बिन, तो ये जो पाथ हो गया, ये पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.8/bin, ये एक्चुअल पाथ हो गया। ये मुझे इस पाथ वेरिएबल में ऐड करना होगा।
इस जगह पे, तब जाके ये प्रोग्राम मैं कहीं से भी अपना सिस्टम में कॉल करके रन कर सकता हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो इसलिए मैं किसी भी ड्राइव में, किसी भी डायरेक्टरी में अपना जावा प्रोग्राम को रख सकता हूँ और उसको कॉल करके रन कर सकता हूँ। तो वापस आ जाते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे अब ये जावा पीआरजी डायरेक्टरी के अंदर में मेरा ये फाइल बना हुआ है, ई ड्राइव में जावा पीआरजी के अंदर सैंपल क्लास। लेकिन ये जावा फाइल डायरेक्ट रन नहीं होगा, पहले इसे कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल कैसे करेंगे, उसके लिए जावा सी टूल को यहाँ पे कॉल करना है, जावा सी। इसके बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद जो मेरा फाइल का नेम है, फाइल का नेम है सैंपल क्लास डॉट जावा। ठीक है, ये फाइल का नेम यहाँ पे आपको देना है, जावा सी के साथ फाइल का नेम रहेगा डॉट जावा। ठीक है, ये करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये कंपाइलेशन होगा इस फाइल का। तो जावा कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक क्लास फाइल बनता है जिसमें बाइट कोड्स रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया सैंपल क्लास डॉट क्लास नेम से। ठीक है, तो ये क्लास फाइल में एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि जावा इंटरप्रेटर उसको रन करता है। ठीक है, तो जावा क्योंकि ये क्लास फाइल में रहता है बाइट कोड के फॉर्म में, और बाइट कोड को ओनली जावा इंटरप्रेटर ही रन कर सकता है। नॉर्मली अदर लैंग्वेजेस में ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, यहाँ पे ये क्लास फाइल बनता है। तो यहाँ पे जावा इंटरप्रेटर को कॉल करेंगे, दैट मीन्स ओनली जावा लिखेंगे, और उसके बाद जो मेरा मेन क्लास है, मेरा मेन क्लास का नेम क्या है, सैंपल क्लास। तो यहाँ पर लिख देंगे सैंपल क्लास। अब यहाँ डॉट जावा नहीं है क्योंकि ये फाइल नेम नहीं है, ये क्लास का नेम। जब कंपाइल करेंगे वहां पर फाइल नेम होता है तो डॉट जावा लगता है, और जब उसको रन करते हैं तो जो मेन क्लास का नेम होता है वो क्लास नेम यहाँ देते हैं। तो जावा सैंपल क्लास करके फिर यहाँ पर एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, ये ओपन क्लोज ब्रैकेट मैंने नहीं डाला था यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये एरे टाइप होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये एरे टाइप होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एरे टाइप बनाना मिस कर गया था, तो इसके चलते ये एरर आ गया यहाँ पर रन टाइम में। ठीक है, तो अभी मैंने ये डाल दिया है, ये डालने के बाद मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको वापस से जावा सैंपल क्लास करके रन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम रन हो गया, यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटपैड एडिटर एंड कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक है। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है किस तरह से जावा प्रोग्राम को रन करना है, अगर आपके पास ओनली नोटपैड है और सिर्फ आप जावा इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह से आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इजियर मेथड्स है, अगर आप आईडीज का यूज करते हैं, लाइक ब्लूजे आप यूज करते हैं या नेटबीन्स यूज करते हैं, इक्लिप्स यूज करते हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्ट कंपाइलेशन एंड रन ऑप्शन आपको आईडी पे ही मिल जाता है। ठीक है, तो ब्लूजे वाला हम लोग और नेटबीन्स वाला हुआ हम दूसरे वीडियो में बताएंगे किस तरह से हम जावा प्रोग्राम उसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। थैंक यू।